Greetings for the day, dear students. In my previous lecture, I had discussed about the preparation of 5-membered heterocyclic compound pyrrole. Today, I'll discuss the properties of pyrrole, that is its physical and chemical properties. इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको 5 सदस्यीय विषम चक्रीय यौगिक पिरोल के विरेचन के बारे में बताया था। आज हम इसके भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं इसके भौतिक गुण या इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़। यह एक रंगहीन द्रव होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक 131 डिग्री सेंटीग्रेड है। इट्स अ कलरलेस लिक्विड हुज बॉइलिंग पॉइंट इज 131 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जल में अल्प विलेय किंतु एल्कोहल व ईथर में अत्यधिक विलेयशील होता है। इट इज़ स्पारिंगली सॉल्युबल इन alcohol but it is sparingly soluble in water but highly soluble in alcohol and ether. वायु में खुला छोड़ने पर ये तीव्रता से ऑक्सीकृत होने के कारण काला हो जाता है और अंत में रेजिन जैसा हो जाता है। It is readily oxidized when it is exposed to air and it becomes black and looks like a resin in the end. इसकी एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया यह है कि यह चीड़ की लकड़ी का टुकड़ा या चीपी, पाइन स्प्लिंट भी इसको हम बोल सकते हैं, को HCl में भिगोकर पिरोल की वाष्प के साथ लगाया जाए तो वह तुरंत लाल रंग हो जाता है। तो इसको हम एक रिएक्शन डिटेक्ट करने के लिए भी इस रिएक्शन को हम यूज़ कर सकते हैं। इस परीक्षण से ही इस यौगिक का नाम पिरोल पड़ा, क्योंकि ग्रीक भाषा में पायरोस का अर्थ होता है दहकता लाल या फायरी रेड कलर, और लैटिन भाषा में ओल का अर्थ है तेल या ऑयल, अर्थात पायरोस प्लस ओलियम से इसका नाम पड़ गया पिरोल। नेक्स्ट वी कम टू द स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज या स्पेक्ट्रोस्कोपीय गुण। इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं इसमें पाई बॉन्ड और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, अतः इसमें पाई स्टार और एन पाई स्टार व एन सिग्मा स्टार तीनों प्रकार के अवशोषण के कारण यह यूवी क्षेत्र में 172, 183, 211 और 304 mu पर उच्चतम अवशोषण या एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा दर्शाते हैं। IR क्षेत्र में CH व NH बंधों के स्ट्रेचिंग या खिंचाव के कारण इनकी क्रमशः 3000 से 3100 व 3400 से 3500 सेंटीमीटर इनवर्स पर अवशोषण बैंड प्रदर्शित होती है। इसके अतिरिक्त 1590, 1490 तथा 1400 सेंटीमीटर इनवर्स पर भी अब्जॉर्प्शन बैंड या अवशोषण बैंड प्रदर्शित होती है, जो एरोमेटिक तंत्रों के अभिलक्षणात्मक अवशोषण बैंड है या कैरेक्टरिस्टिक बैंड्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स होती हैं। नाइट्रोजन परमाणु के -I इफेक्ट के कारण NMR स्पेक्ट्रम में CH डबल बॉन्ड प्रोटॉन के कारण जो टाउ है इसके मान 2 एरोमेटिक प्रोटॉन की तुलना में डाउनफील्ड या निम्न क्षेत्र की ओर खिसक जाते हैं। -I प्रभाव बीटा परमाणु की तुलना में अल्फा परमाणु पर अधिक प्रभावी होता है, अतः अल्फा प्रोटॉन के टाउ का मान और कम हो जाता है, जैसा कि हमने यहाँ पर बताया गया है। अल्फा प्रोटॉन के लिए 3.4 है और बीटा प्रोटॉन के लिए 3.9 है टाउ का मान। नाउ वी कम टू द केमिकल रिएक्शंस, और हम इसकी अब रासायनिक अभिक्रियाएं देखेंगे। जैसा हमने बताया यह अत्यंत क्रियाशील यौगिक है और एनिलीन व फिनॉल से भी अधिक तीव्रता के साथ ये वायु में ऑक्सीडाइज होकर काला पड़ जाता है, ऑक्सीकृत होकर काला पड़ जाता है। इसकी कुछ प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इसकी योगात्मक अभिक्रियाएं या एडिशन रिएक्शंस। विभिन्न परिस्थितियों में ये हाइड्रोजनीकृत होकर इसका हाइड्रोजनेशन होता है और हमको पिरोलिन और पिरोलिडीन प्राप्त होते हैं। जैसा हम देखते हैं कि निकल की उपस्थिति में 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिरोलिडीन प्राप्त होता है, और जिंक और एसिटिक एसिड की उपस्थिति में ये रिड्यूस होकर पिरोलीन बनाता है, जो कि HI और रेड फॉस्फोरस की उपस्थिति में फिर और भी ज़्यादा इसका फर्दर रिडक्शन होता है और हमको पिरोलिडीन प्राप्त होता है।
सेकेंड इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है या गुण है वो है इसकी उभयधर्मी प्रकृति या एम्फोटेरिक नेचर। पिरोल में एक NH ग्रुप है जो कि सेकेंडरी अमीनो ग्रुप की भांति एल्केलाइन होना चाहिए, लेकिन पिरोल की क्षारीय प्रकृति तो है लेकिन ये बहुत ही वीक है, इट इज़ वीकली एल्केलाइन इन नेचर, और इसके लिए pKb का मान 13.6 है, जबकि अमोनिया के लिए pKb का मान 4.8 होता है। इसकी दुर्बल क्षारीय प्रकृति का कारण यह है कि नाइट्रोजन परमाणु के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो पिरोल के एरोमेटिक षष्टक या एरोमेटिक सेक्सटेट को में योगदान देता है, और इस कारण ये प्रोटॉन को देने के लिए उपलब्ध नहीं होता। साथ ही नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो एरोमेटिक सेक्सटेट में या एरोमेटिक षष्टक में मिलने के कारण ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, जिससे इसके साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन परमाणु आसानी से प्रोटॉन के रूप में मुक्त हो जाता है, और एक प्रोटॉन त्यागने के बाद में आफ्टर रिलीजिंग वन प्रोटॉन इसके बाद जो बना हुआ पिरोल ऋण आयन होता है वो रेजोनेंस के कारण स्थायी हो जाता है। अतः एक पिरोल जो है वो एक वीक एसिड या दुर्बल अम्ल की तरह से व्यवहार करता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रोटॉन लूज करने के बाद जो नेगेटिव या एनायन बनता है वो अनुनाद के कारण किस प्रकार से स्थायी हो रहा है ये हम यहाँ पर इसमें देख रहे हैं। यहाँ पर इसके हमने पिरोल के जो नेगेटिव आयन बना एक प्रोटॉन त्यागने के बाद उसकी अनुनादी संरचना है यहाँ पर हम देख रहे हैं। इस NH प्रोटॉन की अम्लीय प्रकृति के कारण जो NH प्रोटॉन है ड्यू टू इट्स एसिडिक नेचर पिरोल एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड के साथ क्रिया करने पर एल्केन मुक्त करता है। पिरोल के ये अम्लीय गुण ही इसकी फिनॉल के साथ समानता को दर्शाते हैं। नेक्स्ट इज थर्ड गुण जो है इसका वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एरोमेटिक प्रकृति होने के कारण यह यौगिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। हम जानते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स कैसी रिएक्शन देते हैं, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं या इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ने ही सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में यह यौगिक बेंजीन से ज़्यादा क्रियाशीलता है, और इसकी क्रियाशीलता एनिलीन व फिनॉल जैसे सक्रिय बेंजीन डेरिवेटिव्स के समान होती है। अतः यह कौन कौन सी रिएक्शन देगा, ये देगा हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन आदि सामान्य इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रियाओं के अतिरिक्त ये राइमर-टीमन कपलिंग रिएक्शंस या युग्मन अभिक्रियाएं एवं नाइट्रोसोकरण जैसी या नाइट्रोशोषण जैसी विशिष्ट इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस भी देता है। इन अभिक्रियाओं में यह फिनॉल के समान समानता दर्शाता है। प्रमुख रूप से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्थिति 2 पर संपन्न होती हैं, लेकिन हेलोनियम आयन जैसे सक्रिय इलेक्ट्रोफाइल इसकी चारों स्थितियों को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं। इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं हेलोजिनेशन में। तो हेलोजिनेशन में क्या करते हैं, इसका क्लोरीनेशन पहले हम देखते हैं। तो H2Cl2 की उपस्थिति में यदि इसका क्लोरीनेशन किया जाए पिरोल का तो हमको 2,3,4,5 टेट्राक्लोरोपिरोल प्राप्त होता है। इसी तरीके से एथिल अल्कोहल और ब्रोमीन की उपस्थिति में इसका ब्रोमिनेशन होता है और टेट्राब्रोमोपिरोल प्राप्त होता है। और आयोडीनीकरण हम करते हैं तो वो हम करते हैं KI और जल की उपस्थिति में, और हमको टेट्राआयोडोपिरोल प्राप्त होता है। सेकेंड इसकी रिएक्शन है नाइट्रेशन। तो नाइट्रिक एसिड और एसिटिक एनहाइड्राइड की उपस्थिति में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमको क्या प्राप्त होता है, 2-नाइट्रोपिरोल। इसी तरीके से सल्फोनेशन करते हैं तो सल्फोनेशन हम SO3 प्लस पिरिडिन और साथ में हम ये क्या लेते हैं, डाइक्लोरो इथिलीन लेते हैं तो हमको पिरोल 2 सल्फोनिक एसिड प्राप्त होता है। फिफ्थ इज कोल बेस रिएक्शन। इसमें हम क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में हम इसको हीट करते हैं हाई प्रेशर पर, तो पिरोल 2 कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। राइमर-टीमन रिएक्शन के लिए हम इसको क्लोरोफॉर्म और KOH की उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो 2-फॉर्माइल पिरोल प्राप्त होता है।
कपलिंग रिएक्शन में हम डाइजेनियम सॉल्ट ले लेते हैं और पिरोल के साथ उसको ट्रीट करने पर हमको एजोडाई प्राप्त होती है। गेटरमान रिएक्शन हम जानते हैं, HCN और HCl की उपस्थिति में हम इसको यदि इसकी अभिक्रिया करवाएं तो 2-फॉर्माइल पिरोल प्राप्त होता है। होबेन-हॉश रिएक्शन में हम CH3CN और HCl के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो 2-एसिटाइल पिरोल प्राप्त होता है। अब फोर्थ है इसकी अमीनो ग्रुप्स के कारण रिएक्शंस। यद्यपि इसमें एक सेकेंडरी अमीनो ग्रुप विद्यमान है, फिर भी इसमें अमीनो ग्रुप की अधिक अभिक्रियाएं नहीं पाई जाती, लेकिन एसिटिल क्लोराइड और मिथाइल आयोडाइड के साथ इसकी रिएक्शन हो जाती है और क्रमशः हमको N-एसिटाइल और N-मिथाइल पिरोल प्राप्त होते हैं, जो गर्म करने पर पुनर्स्थापित होते हैं, रीअरेंजमेंट होता है और 2 सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल जाता है, जैसा कि हम इन रिएक्शंस में देख रहे हैं। पहले हमने इसकी रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड पर 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर करवाई है तो N एसिटाइल पिरोल मिलता है जो कि रीअरेंज होता है और 2 एसिटाइल पिरोल प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से मिथाइल आयोडाइड के साथ 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर हमको N मिथाइल पिरोल मिलता है, जो गर्म करने पर रीअरेंज हो जाता है, पुनर्व्यवस्थित हो जाता है और 2 मिथाइल पिरोल मिलता है। ये दोनों रिएक्शंस बताती हैं कि पिरोल का नाइट्रोजन परमाणु द्वितीयक प्रकृति का है, सेकेंडरी नेचर का है। फिफ्थ इसकी प्रॉपर्टी है वलय का विस्तार या एक्सटेंशन ऑफ द रिंग। यदि हम पिरोल की क्रिया क्लोरोफॉर्म और सोडियम इथॉक्साइड के साथ कराएं तो डाइक्लोरोकार्बीन के माध्यम से इसकी रिंग का एक्सटेंशन हो जाता है और बीटा क्लोरोपिरिडिन मिलता है, अर्थात 5 सदस्यीय रिंग 5 मेंबर रिंग से हम 6 मेंबर रिंग को प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि सोडियम इथॉक्साइड और क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में पिरोल की क्रिया कराने पर हमको बीटा क्लोरोपिरिडिन मिल रहा है, जो कि एक 6 सदस्यीय 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, 6 सदस्यीय विषम चक्रीय यौगिक है। और इसकी जो अभिक्रिया है उसके स्टेप्स इस प्रकार से हैं। यहाँ पर पहले हम देख रहे हैं कि जो इथॉक्साइड आयन है उसके साथ एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलता है और एथिल अल्कोहल मिलता है। फिर जो इंटरमीडिएट एनायन है ये अल्फा विलोपन होता है इसका और इसमें हमको डाइक्लोरोकार्बीन प्राप्त होता है और फिर ये जो है डाइक्लोरोकार्बीन से हम डिफरेंट स्टेप्स के माध्यम से बीटा क्लोरोपिरिडिन मिल जाता है। 6th इसकी प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन। अल्फा स्थिति पर ये इसका ऑक्सीकरण बड़ी आसानी से संपन्न हो जाता है और हमको मेडिलिनाइड प्राप्त होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम पिरोल का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ CrO3 CH3 क्रोमिक एसिड की प्रेजेंस में, तो हमको मेलेनेमाइड प्राप्त हो रहा है। एल्कलाइन हाइपोक्लोराइड या क्षारीय हाइपोक्लोराइड के साथ ऑक्सीडाइज करवाने पर पिरोल से डाइक्लोरोमेलिनिमाइड बनता है। यहाँ पर ये हम देख रहे हैं कि पिरोल की रिएक्शन यदि हम सोडियम हाइपोक्लोराइड और NaOH के साथ करवाएं तो हमको डाइक्लोरोमेलिनिमाइड प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट है रिंग का खुलना, रिंग ओपनिंग। हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ एथेनॉलीय विलयन में गर्म करने पर क्या होता है कि जो पिरोल की रिंग है वो ओपन हो जाती है और सक्सिनल्डिहाइड का डाइऑक्सिम बनता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने पिरोल को हीट किया है NH2OH या हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, इसको गर्म करने पर ये रिंग ओपन हो गई और हमको सक्सिनल्डिहाइड का डाइऑक्सिम मिल रहा है और साथ में अमोनिया मुक्त हो रही है। तो ये था केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी पिरोल की। इसके बाद अगले लेक्चर में हम अन्य हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में अध्ययन करेंगे।